आप सब, मैं शुभम एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बिहार बोर्ड के 100 नंबर का इंग्लिश का पहला कविता पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश का पहला पोयम है। और आज का हमारा पहला पोयम है इंग्लिश का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो आज का वीडियो हमारा है क्लास 11th के लिए और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। और इंग्लिश में हमारा पहला पोयम जो कि है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी कोई कविता को पढ़ते हैं तो हम लोग किसी भी कविता को पढ़ने के लिए, किसी भी कविता को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे 3 स्टेप में पढ़ना होता है। कि अगर हम किसी भी कविता को अगर 3 स्टेप में पढ़ लेते हैं, 3 चरण में पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों मेरे अनुसार आपको कविता से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कविता जो लिखा गया होता है वो कविता किसी ना किसी कवि के द्वारा लिखा गया होता है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोगों को उसके कवि का परिचय जानना है। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकंड स्टेप उस कविता से जितना भी वर्ड मीनिंग है, उस कविता से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सारे वर्ड मीनिंग हमें आने चाहिए। तीसरा स्टेप होना चाहिए कि जो कविता है, कविता का अर्थ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी सबसे पहला स्टेप कवि परिचय यानी कि पोएट इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप वर्ड मीनिंग, थर्ड स्टेप मीनिंग ऑफ द पोयम। तो इस 3 स्टेप से अगर हम लोग किसी कविता को पढ़ते हैं दोस्तों, मैं इतना विश्वास आपको जरूर दिला सकता हूं कि आपको किसी भी उस पोयम से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब जैसे एक उससे पोयम से क्या सवाल सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ और फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ, समरी हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हुआ, वर्ड स्टडी हुआ। यानी उस सेक्शन से जितने भी सेक्शन रिलेटेड होंगे उस पोयम से, उसमें आपको किसी भी सेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोस्तों, आज हम लोग का पहला कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो हम लोग का स्टेप 1 है पोएट इंट्रोडक्शन। तो इसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। यानी जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, यानी जो पोयम लिखते हैं उन्हें पोएट कहते हैं। तो हमारे पहला पोयम जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उसके पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्राचीन नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का पहले का नाम था भानु सिंह ठाकुर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पहले का नाम क्या था? भानु सिंह ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर का निकनेम यानी उपनाम, इसको हम लोग जानते हैं गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से भी विख्यात हैं। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर या भानु सिंह ठाकुर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म? 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में है। यानी ये जब इनका जन्म हुआ था उस समय उस जगह का नाम कलकत्ता था, लेकिन अभी कलकत्ता का नाम चेंज हो गया है। अभी कलकत्ता को हम लोग कोलकाता लिखते हैं, कोलकाता कहा जाता है। कलकत्ता का नाम चेंज क्या हो गया? कोलकाता हो गया। और बंगाल का नाम चेंज करके हो गया है वेस्ट बंगाल। तो अभी कलकत्ता तभी का कलकत्ता अभी कोलकाता हो गया और तभी का बंगाल अभी वेस्ट बंगाल हो गया, यानी पश्चिम बंगाल हो गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में ही हुई थी। कलकत्ता कहाँ? बंगाल में। यानी देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 7 मई 1861 को। और मृत्यु कब हो गया? 7 अगस्त 1941 को। इसका मतलब इन्होंने इस पृथ्वी पे कितना साल इन्होंने जिंदा रहा? ये 80 वर्ष की उम्र में इस धरती को छोड़ के ये वापस चले गए। यानी रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को इस धरती पे आए और अपने 80 वर्ष की उम्र में, जब ये 80 वर्ष के थे, तो 7 अगस्त 1941 को ये कलकत्ता से फिर ये वापस चले गए। तो इनकी नेशनलिटी जो हुई, नेशनलिटी बोले तो नागरिकता, इनकी नागरिकता हुई इंडियन। ये भारत के थे तो जाहिर सी बात राष्ट्रीयता क्या होगी? इंडियन होगी।
और इंडियन में देखिए, वैसे इंडियन में बहुत सारा स्टेट है, तो स्टेट वाइज अगर देखा जाए जिनका जन्म हुआ था बंगाल में, उस अनुसार हम लोग इन्हें बंगाली भी कह सकते हैं। यानी इसकी नागरिकता भारतीय है और स्टेट वाइज देखा जाए तो बंगाली है। हम लोग कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ इंडियन इंग्लिश पोएट। सो आगे आते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की वाइफ का नाम है मृणालिनी देवी। रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्नी का नाम क्या है? मृणालिनी देवी। अब आगे आते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कुछ लिखा गया जो फेमस बुक्स है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कुछ प्रसिद्ध किताब है, वो है गीतांजलि, साधना, रविंद्र संगीत, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, गौड़ा, द पोस्ट ऑफिस, द ब्रिक, द होम एंड द वर्ल्ड। ये सब जो रचनाएं हैं, ये सब जो पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये सब इनका फेमस बुक्स हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, यानी ये पेशे से क्या थे, ये कौन सा रोजगार करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने कविता लिखा तो ये कवि हो गए। तो सबसे पहले जो पोएट थे। सेकेंड, ये ड्रामेटिस्ट भी थे। तो ड्रामाटिस्ट क्या होता है कि जो ड्रामा लिखता है वो ड्रामाटिस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पोयम लिखा वो पोएट कहलाया, यानी जो कविता लिखा कवि कहलाया। ड्रामा मतलब होता है नाटक, तो जो नाटक लिखता है वो क्या कहलाता है? वो नाटककार कहलाता है। सेकेंड, ये नॉवेलिस्ट भी थे। नॉवेलिस्ट क्या होता है? जो नॉवेल लिखता है वो क्या कहलाता है? नॉवेलिस्ट कहलाता है। नॉवेल मतलब होता है उपन्यास, तो उपन्यास को लिखने वाला कहलाता है उपन्यासकार। तो उपन्यास को क्या बोल देंगे? नॉवेलिस्ट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे। उसके साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी ये छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। साथ में ये फिलोसफर भी थे। तो फिलोसफर क्या होता है कि जो फिलोसफी के बारे में जानकार होते हैं, जो फिलोसफी जानते हैं, जो फिलोसफी को यूज करते हैं, वो फिलोसफर कहलाता है। तो फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र, तो फिलोसफर हो गया दार्शनिक। दर्शन शास्त्र के जानकार को दार्शनिक कहते हैं, तो फिलोसफर मतलब हो गया दार्शनिक। उसके बाद नेशन बिल्डर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक नेशन बिल्डर भी थे। जैसा कि हमें मालूम है कि इनका जन्म 1861 से 1941 तक इन्होंने इस धरती पे रहा था। तो इस बीच में इंडिया जो था वो गुलाम था, वो अंग्रेजों के शासन में था भारत। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने नेशन को बिल्ड करने का भी, तो उस समय ये क्या किए कि ये अपने कविताओं के माध्यम से, देखिए तभी क्या था, भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए कई सारे लोग काम कर रहे थे। कुछ महापुरुष, कुछ लीडर लोग फिजिकली अटैच हो रहे थे जाके लोगों से, उनको फिजिकली उन्हें बता रहे थे, समझा रहे थे और अपने देश के प्रति जागरूक कर रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो कि कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, उन्हें देश के प्रति सजग बना रहे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने कविताओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से भारतवासियों के मन में अपने देश के प्रति, अपने देश को आजाद कराने के प्रति एक अटूट श्रद्धा का जन्म दिया। तो ये उसके साथ ये नेशनल बिल्डर थे, यानी नेशनल बिल्डर मतलब हो गया राष्ट्र के निर्माता थे। उसके साथ ये फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, ये शांति निकेतन के फाउंडर भी थे, यानी डायरेक्टर यानी व्यवस्थापक भी थे। कहाँ के? शांति निकेतन के। और शांति निकेतन क्या है? एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। शांति निकेतन ना सिर्फ कोई भी राज्य, ना कि हमारा सिर्फ देश, बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन, जिसके फाउंडर कौन थे? वो फाउंडर थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक खास बात यह है जो कि हम सबको जानना चाहिए, क्या कि ओनली पर्सन हु रिटर्न टू नेशनल एंथम फॉर टू कंट्री, यानी ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखा है, जिन्होंने 2 नेशनल एंथम लिखा 2 अलग अलग देशों के लिए। यानी ओनली पर्सन हु रिटर्न टू नेशनल एंथम फॉर टू कंट्री, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देशों के लिए अलग अलग राष्ट्रगान लिखा है। पहला है जन गण मन, जो कि इंडिया के लिए लिखा है, और दूसरा है अमर सोनार बांग्ला, जो कि इन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा है। यानी भारत का राष्ट्रगान, भारत इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन
written by Rabindranath Tagore, and the national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla, is also written by Rabindranath Tagore. So we are complete our poet introduction. So I hope you don't have any problem about the introduction of Rabindranath Tagore. Here is two most important topic we have, and this is famous books and occupation. We have to know, we have to remember these two topics, famous book and occupation, because it not helps only in class 11th, but also it helps us on class 12th on board examination. In final exam, this both of them is help us, because कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऐसे यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए आपका फेमस बुक और ऑक्यूपेशन, ये आपका मोस्ट VVI है, यानी इसको आपको जरूर याद होना चाहिए। क्या सब फेमस बुक और ऑक्यूपेशन। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप तो भी आप इस चीज को देख सकते हो, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आप इसको आपसे रिलेटेड देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी रूप में इससे प्रश्न जवाब से रहेगा, चाहे वह आपको मैच करने वाला में दे, चाहे आपको MQC में दे दे, MCQ में दे दे, चाहे आपको वो किसी भी रूप में इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए उसके साथ क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय इंग्लिश का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि शेक्सपियर कौन है, तो हम सब लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश के पितामह कौन है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसी प्रकार इंग्लिश का पिता विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, और हमारे देश में, हमारे भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर को भारतीय अंग्रेजी का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस पोइट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर के इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी परेशानी ना हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टेप 1 था। हम अभी आपको बताए थे पहले कि किसी भी कविता को हम लोग 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप पोइट इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा क्लियर हो गया, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 हमारा है वर्ड मीनिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं। दूसरा स्टेप है, अभी हम लोग बताए पढ़े थे, पहला स्टेप में हम लोगों ने जाना पोइट इंट्रोडक्शन, यानी कवि के परिचय के बारे में। अब हम लोग सेकंड स्टेप में देखते हैं ग्लोसरी एंड नोट्स, यानी इस पोएम से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है, ग्लोसरी नोट्स दिए गए हैं आपके बुक में। मैंने उस सारे वर्ड को कवर करने का प्रयास किया है, बट फिर भी अगर आपको कोई वर्ड ऐसा मिले, जब आप इस कविता को पढ़ो और आपको कुछ ऐसा वर्ड मिले जिसमें आपको समझ में ना आए, इसका मीनिंग आप ना समझ पाओ, उसको आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका उसका मीनिंग बता दूंगा। तो इसका ग्लोसरी नोट्स में देखिए पहला वर्ड है फ्रैगमेंट्स। तो फ्रैगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना या टुकड़े टुकड़े होना, यानी अलग अलग भाग में बंटना। ये जो होता है ना, फ्रैगमेंट मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े होना। दूसरा है नैरो। तो नैरो का मतलब आप लोग जानते होंगे, हम लोग आसपास कहते भी हैं या सुनते भी हैं कि यार देखो गत्ता नैरो माइंडेड इंसान है। तो नैरो माइंडेड कहने का अर्थ क्या हुआ, तो नैरो माइंडेड कहने का अर्थ होता है कि वह इंसान कितना छोटा सोच वाला है, उस इंसान का सोच कितना छोटा है। नैरो मतलब क्या होता है, छोटा या संकीर्ण। संकीर्ण क्या हुआ, सिकुचा हुआ, सिकुड़ा हुआ, यानी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति, उसको नैरो माइंडेड बोलते हैं। तो नैरो मीन्स क्या हो जाएगा, संकीर्ण या छोटा होना। अगला वर्ड है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक सबको पता होगा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, डोमेस्टिक मतलब पालतू भी होता है। अगला वर्ड है टायरलेस। तो टायरलेस का अर्थ होता है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा सुनते भी होंगे कि देखे होंगे हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है वो बिना रुके काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, बिना थके काम करते जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं टायरलेस, जो कि बिना थके लगातार काम करता रहे। तो वही है अथक रूप से श्रम करने वाला। टायरलेस मतलब क्या होता है, अथक रूप से श्रम करने वाला। इसका अर्थ क्या, अथक रूप से श्रम करने का मतलब अथक मतलब बिना थके
रूप से श्रम यानी परिश्रम या मेहनत करने वाला, जो बिना थके हुए परिश्रम लगातार करता है उसी को टायरलेस कहते हैं। या अथाह, टायरलेस मतलब अथाह भी होता है। अगला वर्ड है स्टार्विंग। तो स्टार्विंग का अर्थ होता है प्रयास करना, स्टार्विंग मतलब होता है प्रयास। अगला स्ट्रेचेस, स्ट्रेचर मतलब होता है खींचना। हम लोग रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, रबड़ को खींचते हैं, या किसी भी हम लोग रस्सी को जब स्ट्रेच करते हैं, कपड़ा को हम लोग स्ट्रेच करते हैं मतलब उसको खींचते हैं। अगला वर्ड है ड्रीररी। ड्रीररी मतलब होता है निराशाजनक या नीरस, या इसका अर्थ उसे इंग्लिश में होता है डल या बोरिंग। हम लोग बोलते हैं कितना बोरिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, जो इसमें मजा आ रहा है, तो जिसमें मजा ना आ रहा वो क्या हो गया, बोरिंग हो गया। उस बोरिंग का ही सिनोनिम्स है ड्रीररी। इसका अर्थ होता है निराशाजनक या नीरस। उसके बाद है एवर वाइडनिंग। तो एवर वाइडनिंग मतलब क्या हो जाएगा, तो वाइड मतलब होता है चौड़ा, वाइडनिंग मतलब होता है चौड़ा करना, एवर मतलब होता है हमेशा। तो एवर वाइडनिंग का अर्थ हो जाएगा हमेशा चौड़ा करना और चौड़ा करना, हमेशा उसको और चौड़ा बढ़ाते रहना। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। तो हम लोग किसी भी कविता को 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहला स्टेप वर्ड इंट्रोडक्शन, वो आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप वर्ड मीनिंग, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो की है पोयम का मीनिंग, कविता का अर्थ। दोस्तों आपको कविता का अर्थ जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना स्टेप 3 हम लोग कविता का अर्थ, हम लोग वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको स्टेप 1 स्टेप 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रहे, कोई भी समस्या रहे, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। तो आप ये, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप कोई कुछ समय से सजेशन देना चाहते हो या आप कुछ अपना सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स करते कर सकते हो। अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, तो नीचे लाल वाला बटन होगा उसे प्रेस कर देना, और लाल बटन प्रेस करने के बगल में 1 घंटा का सिंबल होगा, बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आप लोग अपडेट रहो हमारे साथ ऑल टाइम। सो आपका साथ देने के लिए, आप सबों का हमेशा साथ बनाए रखने के लिए मैं शुभम आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।